जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत का एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हैं, जो रेगुलर और ओपन दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। देखिए, हमारा यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अपठित अवबोधनम, जो 10 अंक का है। दूसरा खंड रचनात्मक कार्यम, जो 17 अंक का है। तीसरा खंड पठित अवबोधनम, जो हमारी पाठ्यपुस्तक पर आधारित होता है, वह 30 नंबर का है। और अनुप्रयुक्त व्याकरणम 6 अंक का है। और पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हमारे प्रश्न पत्र का 5वां खंड है और वह 17 अंक का है। देखिए, सबसे पहला हमारा है अपठित अवबोधनम। तो इसमें हम गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे। अस्माकं देशः प्राचीन कालादेव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। वैदिक काले यद्यपि पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न आसीत्, तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषीणां पर्यावरणविषयकं चिन्तनं दृश्यते। अद्य पर्यावरणप्रदूषणं संसारस्य भीषणतमा समस्या वर्तते, परं जनाः अस्याः गाम्भीर्यं न अनुभवन्ति। पर्यावरणं रक्षणीयं, वृक्षाः रोपणीया, रक्षणीया च इति शृण्वन्तः उद्घोषयन्तः अपि वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। प्लास्टिक् इति रसायनेन निर्मितवस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि सन्ति इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। पर्यावरणप्रदूषकं धूमं क्षिप्तां वाहनानाम् औद्योगिकयन्त्रागाराणां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। यद्यपि विकासाय नवीनाः आविष्काराः अपेक्षिताः, परं सञ्चाराय विस्तृताः सुरक्षिताः मार्गाः जनानां कृते अपि आवश्यका एव। यदि पर्यावरणं प्राणिजीवनाय अनुकूलं न भविष्यति, तर्हि पृथिव्यां जीवनम् एव असम्भवं भविष्यति। तदा भौतिकविकासेन किम्? अतः सर्वकारः जनसहयोगेन सर्वथा पर्यावरणरक्षणाय यत्नशीलः भवेदिति। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। और पहला प्रश्न जो हमारा है, एक पदेन उत्तरतः है और 2 अंक का है। 2 प्रश्न हमें करने हैं। देखिए, के रोपणीयः रक्षणीया च, और इसका उत्तर हमें मिलता है यहाँ पर वृक्षाः। इसका उत्तर है वृक्षाः। दूसरा प्रश्न देखिए, कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न आसीत्? वैदिक काले। तीसरा प्रश्न देखिए, अस्माकं देशः कस्य पोषकः? तो पोषक शब्द यहाँ आया है, तो इसका उत्तर है अस्माकं देशः प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। आगे चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा जो भाग है उसका देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम जानन्तः जना प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति? शब्दों को मिलाइए। हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ बन रहा है, प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मितानि वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्नपि जनाः तेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। प्रश्न का उत्तर हमारे का ये होगा। आगे चलते हैं। यदि पर्यावरणं प्राणिजीवनाय अनुकूलं न भविष्यति, तर्हि किं भविष्यति? इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए, यदि पर्यावरणं प्राणिजीवनाय अनुकूलं न भविष्यति, तर्हि पृथिव्यां जीवनम् एव असंभवं भविष्यति। यहाँ तक का लिखना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, केषां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति? यहाँ देखिए, औद्योगिक यंत्रगाराणां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। यहाँ तक का लिखना है। आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य उचितं शीर्षकम्।
इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पर्यावरण रक्षा। हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं पर्यावरण रक्षा, एक लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से समस्या, या फिर लिख सकते हैं प्रदूषण से समस्या, प्रदूषण से समस्या। इस तरह से हम इसका उचित शीर्षक लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है जो, उसमें हमें यथा निर्देश करना होता है। जैसे प्रश्न पूछा जाए उसके अनुसार उत्तर देना है। देखिए पहला, जना अस्याः गांभीर्यं न अनुभवन्ति। अत्र क्रियापदं किम? क्रियापद अनुभवन्ति। नवीना विशेषणपदस्य विशेष्यं किम? नवीना आविष्काराः। शोषकः इति पदस्य विलोमपदं गद्यांशे प्रयुक्तं पोषकः। वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। अस्मिन् वाक्ये पश्यामः क्रियायाः कर्तृपदं प्रयुक्तं वयं। तो चारों प्रश्नों के उत्तर हमारे हो गए हैं। आगे चलते हैं। देखिए खंड ख रचनात्मक कार्य, जिसमें हमारे पास 5 विषय दिए हैं। समयस्य सदुपयोगः, अनुशासनम, संस्कृत भाषायाः महत्वम, प्रातःकालीन भ्रमणम। इन चारों विषयों में से किसी भी एक विषय पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। और इसके लिए कुछ दिन पहले आपके अपने चैनल श्रेयांश संस्कृत पर एक वीडियो डाला गया है, जिसमें 5 से 6 विषयों पर 5-5 वाक्य हैं। और मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि उनमें से कम 3 टॉपिक आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जिसमें आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। छंद परिचय, छंद और अलंकार यहाँ पर हमारे हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है वंशस्थ छंदस लक्षणम किम? वंशस्थ छंद, वंशस्थ छंद का लक्षण हमें लिखना है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। देखिए जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, यानी कि जतौ और जरौ, जगण तगण, जगण और रगण, इसमें 12 वर्ण होंगे हमारे एक लाइन में। देखिए आगे चलते हैं। शिखिरणी छंदस्य उदाहरणम, शिखिरणी छंद का उदाहरण लिखना है। और शिखिरणी छंद का उदाहरण हमें उत्तर रामचरित के बहुत सारे श्लोकों में शिखिरणी छंद का प्रयोग है। और अगर हमें कोई उदाहरण ना मिले तो छंद का जो लक्षण होता है वो अपने आप में उदाहरण भी होता है, क्योंकि उसमें जो वर्ण संख्या होती है वो उसी तरह से होती है जिस तरह से उसके लक्षण में होती है। जैसे रसई रुद्राश्छिन्ना यमन सभलाग शिखिरणी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु होते हैं, यानी कि 17 वर्ण होते हैं और उसमें शिखिरणी छंद होता है। आप रस 6, रुद्र 11, 6 और 11 पर यति होती है। देखिए आगे चलते हैं। मालिनी छंदसी कति वर्णः भवन्ति। मालिनी छंद का जो लक्षण है न, न, म, य, न, म, य, युतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो इसमें हमारे पास 15 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में
15 वर्ण होते हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग, रिक्त स्थान में वसंत तिलका लिखना है भाई, लिखना है वसंत तिलका। देखिए आगे चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता है। 2-2 नंबर के हैं और 3 करने हैं 4 में से। अतिशयोक्ते अलंकारस्य लक्षणम किम। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर उपमान को उपमेय को उपमान से ज्यादा अच्छा बता दिया जाए। देखिए, सिद्धे अध्यवसायत्वे अतिशयोक्ति निगद्यते। सिद्धे अध्यवसायत्वे अतिशयोक्ति निगद्यते। और आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षायाः अलंकारस्य उदाहरणं किम। उत्प्रेक्षा लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति वाञ्छनं नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। जहां पर इव का प्रयोग है, यहां पर इव का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लेषालंकारस्य लक्षणम किम। श्लेष अलंकार का लक्षण लिखना है। श्लिष्टैर पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टै पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। और अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। रिक्त स्थान में अनुप्रासः लिखना है। आगे चलते हैं। खंड ग पर। खंड ग जो हमारा है वो पठित अवबोधन है और हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती से है। पहला श्लोक है। अधोलिखित पद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखता। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करते हुए हमें 5 पॉइंट बनाने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनेगा संकेत, और उस संकेत में पहला वर्ड और अंतिम वर्ड, बीच में डैश 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 लगेंगे। फिर प्रसंग प्रकरण। प्रसंग प्रकरण इसमें बताना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती से लिया है और पाठ का नाम हमारा इसका है विद्या अमृतम अश्नुते। पाठ से उद्धृत है और इसमें आत्महत्या करने वाले लोगों के बारे में बताया है। फिर तीसरा पॉइंट बनेगा व्याख्या, और व्याख्या में हम इस श्लोक का हिंदी रूपांतरण लिखेंगे। हम बताएंगे कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, कि वे लोग जो राक्षसों के लोग हैं वो अंधकार से आवृत हैं, अंधकार से ढके हुए हैं। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना। और जो व्यक्ति या जो जीव आत्महत्या करते हैं, अपने आप को मारते हैं, वो जीव वहाँ उन राक्षस लोकों में चले जाते हैं। तो इस तरह से व्याख्या करेंगे। फिर चौथा पॉइंट हम बनाएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में हम यहाँ से 3 या 4 शब्दों के अर्थ लिखेंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो होगा भावार्थ। और भावार्थ में बताएंगे कि आत्महत्या करने वाले लोग कभी भी सद्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम इसकी 5 पॉइंट में व्याख्या करें और हमारे 4 अंक जो हैं वो बिल्कुल आसानी से और पूरे 4 के 4 आएंगे। दूसरा श्लोक देखिए, यहाँ इसके अथवा में एक श्लोक दिया हुआ है। देखिए, समृणमये वीत हिरणमयत्वात् पात्रे निधार्यमर्घ्य अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगाम तिथि आतिथेयः। तो इसी तरह से 5 पॉइंट में इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। चलिए आगे। एक गद्यांश दिया है। देखिए, गद्यांश में व्याख्या करते हुए हमें 4 पॉइंट बनाने हैं। और 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे? संकेत, संकेत में वही पहला
और अंतिम प्रसंग शाश्वती से है, पाठ का नाम बताना है। आगे देखिए, फिर लिखना है व्याख्या और चौथा पॉइंट होगा शब्दार्थ। गद्यांश के लिए हमें भावार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से दोनों गद्यांश की हम व्याख्या करेंगे। आगे चलते हैं। सूक्तयः, यहाँ पर अधोलिखितासु सूक्तिषु मात्र द्वयो सूक्तयोः भावार्थम हिंदी भाषया लिखता। यहाँ पर भी हम 3 पॉइंट बना सकते हैं। पहला प्रसंग प्रकरण, पहला पॉइंट होगा प्रसंग प्रकरण, दूसरा पॉइंट होगा भावार्थ और तीसरा पॉइंट होगा शब्दार्थ। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट में इनकी हिंदी भाषा में भावार्थ लिख सकते हैं, जिसमें 2 करने हैं और पूरे अंक हमें प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है एक श्लोक, जिसके अन्वय में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। हमारे पास 4 चीजें दी हैं, नीरम, सर्वत्र, मानसम, मरालस्य। तो यहाँ हम देखते हैं ऊपर वाली लाइन के शब्दों को, देखिए उनको देखो। यद्यपि हमारे पास आया हुआ है, नीरज, राजितम, रिक्त स्थान और अस्ति। अस्ति यहाँ है, तो 2 चीजें यहाँ से मिसिंग हैं। नीरज राजितम है, एक तो नीरम है और एक सर्वत्र, 2 चीजें नहीं है। तो यहाँ हमारे पास है, यहाँ से हम सीधे इनको लेंगे। यद्यपि नीरम नीरज राजितम, पहले में नीरम नीरज राजितम सर्वत्र अस्ति, 2 इस पे आ जाएगा। परंतु दूसरी लाइन देखिए, मरालस्य मानसम, मरालस्य मानसम, यहाँ पर 3 पे मरालस्य और चौथे में आएगा मानसम। बहुत आसान है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। सूक्ति भावार्थ से भी आसानी से हम इस वाले प्रश्न को कर सकते हैं और 4 अंक का है। आगे चलिए। अधोलिखित श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि श्लोकात् चित्वा संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन लिखता है। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पहला प्रश्न देखिए, सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। सन्मित्रम पापाद निवारयति, यह वाला उत्तर हम इसका लिखेंगे। पापाद निवारयति, कस्मात् की जगह लिखेंगे पापात और बाकी जो का तो। कह गुणान प्रकटीकरोति, कह, यहां पर हमारा उत्तर है सन्मित्रम। यहां से हमने लेना है भैया सन्मित्र, उत्तर लिखेंगे क की जगह लिख देंगे सन्मित्रम और बाकी सारा जो का तो लिख देंगे गुणान प्रकटीकरोति। आगे चलिए। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, अस्मिन् वाक्ये प्रवदन्ति क्रियापदस्य कर्ता क सन्तः। अत्र पुण्यात् पदस्य विप्रय पदम अस्ति। पुण्यात्, पुण्यात् से पापात्, जो पहली लाइन में ही हमारा आया हुआ है पापात्। तो इस तरह से इसके 4 प्रश्न बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और आगे चलिए। फिर गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परं कार्यालये पत्रमेकम् आगतम्, कौतूहलवशात् श्रीदासः तत्पत्रम् उद्घाटितवान्। देखिए, पहला प्रश्न है कार्यालये एकम किम आगतम। किम की जगह लिखना है भाई पत्रम, बाकी सारा ज्यों का त्यों कर देना है। क पत्रम उद्घाटितवान, इसका उत्तर बनेगा श्रीदासः। श्रीदासः यहाँ दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है।
और ये पत्रम पहले वाले का उत्तर। आगे चलिए, फिर है तस्य इति पदे का विभक्ति। तस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, बहुत आसान है, षष्ठी विभक्ति है। अपरम इति पदस्य विलोम पदम, यहाँ आया है परम, परम का परम। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है कोष्ठकाद उपयुक्त शब्दम चित्वा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। उपार्जितानां वित्तानां रक्षणं त्यागेन भवति। त्यागेन तृतीय विभक्ति एकवचन है, केन। उत्पथै मम मनः पारिपलं धावति। मम षष्ठी विभक्ति एकवचन, कस्य। अतिजवेन दूरमतिक्रान्तः स चपलः दृश्यते। चपलः पुल्लिंग है तो कीदृशः। श्रीदासः तत्पत्रम उद्घाटितवान्। श्रीदास की जगह आएगा कः। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु। यहां पर त्वाम द्वितीय विभक्ति एकवचन है तो कम। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। और प्रश्न नंबर 11 जो है हमारा वो संस्कृत साहित्य से है। और इसमें देखिए संस्कृत साहित्य के बारे में है, साहित्य का जो परिचय है उसमें से है ये प्रश्न हमारा। देखिए, ऋतु संहारे षड ऋतु नाम वर्णनमस्ति। यहाँ लिखना है भाई षड। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। 18 पर्वाणि सन्ति। चलिए आगे चलते हैं। शिवराज विजयः कीदृशः ग्रंथः अस्ति। शिवराज विजय जो है वो किस तरह का ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐसा है, ऐतिहासिक ग्रंथ है भाई। आगे चलते हैं। बुद्ध चरिते कस्य वर्णनम अस्ति। बुद्धस्य लिखे या महात्मा बुद्धस्य लिखे, दोनों लिख सकते हैं। महात्मा बुद्धस्य षष्ठी विभक्ति में महात्मा बुद्धस्य वर्णनम अस्ति। दीनबंधु श्रीनायरः अयं पाठः कस्मात् कथा संग्रहात् संकलितः। ये हमारा जो पाठ है वो पाषाणी कन्या कथा संग्रह से उद्धृत है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 12 पर। और प्रश्न नंबर 12 भी हमारा संस्कृत साहित्य से ही रिलेटेड है। और इसके उत्तर देखिए। कालिदासस्य सर्वोत्कृष्टं नाटकं किमस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। हर्षचरितस्य रचयिता कः। बाणभट्ट। बाणभट्ट के ग्रंथ हैं कादंबरी और हर्षचरित। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट। विद्या अमृतम अश्नुते इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद से हमारा ये विद्या अमृतम अश्नुते पाठ लिया गया है। 10 कुमार चरितस्य रचयिता का दंडी। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है।
नैषधीयचरितस्य रचयिता क श्रीहर्षः। श्रीहर्षः, श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है नैषधीय चरितम। प्रश्न नंबर ख हमारा खंड घ आ गया और जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण, और अनुप्रयुक्त व्याकरण में हमारे पास प्रश्न है 3 और उनमें से पहला प्रश्न देखिए, गुण संदेह अथवा व्यंजन संदेह परिभाषा हिंदी भाषायाम उदाहरणम च संस्कृत भाषया लिखता है। गुण संधि जब अ या आ इनके आगे ई या ई होगी तो ए बनेगा, ऊ या ऊ होगा, ऊ या फिर ऊ होगा तो ओ बनेगा। हमारा ये गुण है। और री हो तो बनेगा अर। देखिए जैसे उप जमा इंद्र, तो आ के आगे ई आने से हो गया उपेंद्र, उपेंद्र। उसी तरह से अगर हम करें जैसे गंगा जमा उदकम, आके आगे उ तो बन जाएगा गंगोदकम, गंगा जमा उदकम से गंगोदकम। व्यंजन संधि जब व्यंजन के आगे, व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन प्लस कोई व्यंजन या स्वर। जब व्यंजन के आगे कोई व्यंजन या स्वर आ जाता है तो व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, यहाँ पर व्यंजन के आगे व्यंजन है। अहम जमा अपि, अहम में माँ जो है वो व्यंजन है और अपि का आ जो है वो स्वर है, तो अहम अपि। आगे चलिए, द्विगु समासस्य अथवा बहुब्रीहि समासस्य परिभाषा में हिंदी भाषया उदाहरणम च संस्कृत भाषया लिखता है, जिसका पहला पद संख्यावाची तो होगा हमारा द्विगु। जैसे पंचवटी, और जिसका अन्य पद प्रधान हो, यानी कि ना पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। और उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीलकंठः, खड्गपाणि, दशाननः। इस प्रकार से बहुव्रीहि के जो उदाहरण हैं वो है। यहाँ पर न तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु अन्य पद प्रधान होता है। आगे चलते हैं, कर्ता कारकस्य अधिकरण कारकस्य परिभाषा हिंदी भाषया उदाहरणम च संस्कृत भाषया। कर्ता काम का करने वाला, काम को करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे बालकः भोजनम खादति, यहाँ पर बालकः जो है वो क्या है, वो कर्ता कारक है। देखिए अधिकरण कारक, अधिकरण होता है आधार, तो जो किसी वस्तु का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालकः प्रियंके शेते, बालकः प्रियंके शेते, बच्चा पलंग पर सोता है। यहाँ सोने के लिए बच्चे का आधार क्या है, पलंग, प्रियंके, यहाँ पर अधिकरण कारक है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 14 के लिए,
और हमारा जो अंतिम खंड है पाठ आधारित बहुविकल्पीय, उसके प्रश्न है। अब देखिए, अन्यथेतः, अन्यथा जमा इतः, यहाँ पर गुण संधि है। कार्यान्न, कार्यात जमा न, यह हल संधि है। त्वयि एवं, त्वय्येवं, यहाँ पर हमारा द्वित्व होता है। त्वय्येवं, यहाँ द्वित्व होगा हमारा, ये बनेगा। और स्थित, स्थित में कतः, स्थित पर हमारा प्रत्यय लगेगा क्त। देखिए, स्थित क्त। उपदेष्टव्यम, उपदेष्टव्यम, यहाँ पर तव्यत, दैष्टिक जमा तल, दैष्टिकता, दैष्टिकता। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वागभूषणम इत्यस्मिन् पदे का समासः। वागभूषणम कर्मधार्य, आत्मश्रेयसी, आत्मनः श्रेयसी। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9 पर, और प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखिए। दीर्घग्रीवायश्च, दीर्घग्रीवः, दीर्घग्रीवः। आगे चलते हैं, अकर्मणः इति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति षष्ठी। जगाद, लिट् लकार। विद्वान इत्यस्य शब्दस्य पर्यायपदं किम। प्राज्ञ भी होता है, कोविदः भी होता है और मनीषी भी होता है, इसलिए उपयुक्ता सर्वे। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 13 पर, और प्रश्न नंबर 13 देखिए। धीरः इत्यस्य शब्दस्य पर्यायपदं किम। धैर्यशालिनः। अशुभम इत्यस्य शब्दस्य विलोमपदं किम। अशुभम शुभम। जवीय इत्यस्य शब्दस्य विलोमपदं किम। जवीय होता है तेजी से, तो शिथिलः। गहनम तमः, ये जो हमारा है वो सुकनाशोपदेश से है। ये दोनों प्रश्न 16वां और 17वां। गहनम तमः इत्यस्य शब्दस्य किम विशेष्यपदं पाठे प्रयुक्तम। यौवन प्रभम। दोषजातम इत्यस्य शब्दस्य विशेषण पदम अतिमलिनम। तो बहुत आसान प्रश्न पत्र है, और मुझे उम्मीद है कि यह रेगुलर और ओपन दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको प्रश्न पत्र का हल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।